हेलो दोस्तों, विनम्र भाव से आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ मैं आप सभी के सामने आ चुका हूं और दोस्तों निकालिए अपना नोटबुक और रण जीतने की तैयारी में जुट जाइए। दोस्तों, आपकी कलम की मेहनत से निकली हुई पसीने का हर एक बूंद आपको दोस्तों कामयाबी की ओर लेकर जाएगी। इसलिए दोस्तों आपको मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है। तो चलिए दोस्तों, हम राइफल की रफ्तार से हम प्रश्नों को हल करना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस क्लास में जो प्रश्न है वो इस दृष्टि से डिजाइन किए गए हैं जो कि आपके हर एग्जाम के लिए दोस्तों डायरेक्ट काम आने वाला है। तो दोस्तों आपके लिए मोटिवेशन कोड है। दोस्तों आपको ना इस क्लास को खत्म होने तक दोस्तों आपको अपने आप को संभाल के रखना है। देखिएगा, मोटिवेशन कोड है कि सोचा है तो पूरा होगा, बस शुरू आज से ही करना होगा। तुझे दुनिया से बाद में पहले खुद से ही लड़ना होगा। दोस्तों अगर आपने अपने अंदर के दोस्तों दुश्मन को हरा दिया ना, तो दोस्तों आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। दोस्तों सोचने से सिर्फ कुछ नहीं होता, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। लड़ना भी पड़ता है दोस्तों सक्सेस को पाने के लिए। इसलिए दोस्तों शुरू आपको आज और अभी से ही करना होगा। इसलिए अपना नोटबुक, अपना कलम अपने पास में रखिए और हर एक पॉइंट को दोस्तों नोट करते रहना है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पे। इंडक्शन मोटरों में एडी करंट प्रभाव किस रूप में उपस्थित होती है? ऑप्शन है हीटिंग, स्पार्किंग, कूलिंग, एयर और एक्सकिरण। दोस्तों इस डायग्राम को, इस फोटो को आप ध्यान से रखिए। यहां से दोस्तों आपका इसके बाद ना कोई लोचा ही नहीं होगा दोस्तों इस क्वेश्चन को लेके। देखिएगा, ये दो आर्मेचर हैं आपके सामने। ये है दोस्तों स्ट्रिप के रूप में, यानी कि ये है पत्ती के रूप में लेमिनेट किया हुआ। इसको नोट कीजिएगा दोस्तों, ये है लेमिनेट किया हुआ पत्ती के रूप में है और ये है एक सॉलिड यानी कि ठोस आर्मेचर। अब इसमें दोस्तों इसको दिखाने का मेरा एक ही उद्देश्य है, आप समझिएगा कि अगर आपने एक ठोस आर्मेचर ले लिया तो इस आर्मेचर में अगर आप यहां पे स्लॉट बनाएंगे, यहां पे आप अगर स्लॉट बनाएंगे और इस स्लॉट में दोस्तों अगर आप इस कंडक्टर को रखते हैं आर्मेचर चालक को, तो जब इसमें क्या होगा कि फैराडे के नियम के द्वारा दोस्तों इसमें जब इस कंडक्टर में ईएमएफ उत्पन्न होगा, है ना, इस कंडक्टर में जब ईएमएफ उत्पन्न होगा तो इस पूरे ये जो आर्मेचर दिख रहा है, इस आर्मेचर से दोस्तों करंट बहना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि इस केवल कंडक्टर से करंट बहना स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन इसमें दोस्तों सर्कुलेशन के माध्यम से पूरे आर्मेचर में ही इसमें करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों इस तरह से, है ना। तो इससे होगा क्या कि इससे ये होगा कि जो ये हमारी कोर है आर्मेचर की, ये बहुत हीट हो जाएगी और जब ये ठोस आर्मेचर हीट हो जाएगी तो दोस्तों उष्मा को बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है, है ना। तो इसके जगह पे हम क्या करते हैं कि हम एक लेमिनेट का मतलब है दोस्तों किसी भी पदार्थ को पतली पतली पत्तियों का रूप दे देना, पतली पतली पत्तियों का रूप दे देना, है ना। पतली पतली पत्तियों का रूप दे देते हैं, इसी को कहा जाता है लेमिनेट। तो देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि ये आर्मेचर पहले ठोस अवस्था में था, अब इसको दोस्तों बिल्कुल पतली पतली आकार की पत्तियों को इकट्ठा करके रिबीट कर दिया जाता है, फिर तैयार किया जाता है। अब सुनना मेरी बात को यहां से कि ऐसा करने से होगा क्या। अब ये जो कंडक्टर इसके बीचों बीच, इस स्लॉट के बीचों बीच में दोस्तों जो कंडक्टर रखी हुई है, जब इस कंडक्टर में करंट का प्रवाह होगा तो अभी भी इस दोस्तों आर्मेचर में करंट का प्रवाह होने लगता है। तो ऐसा होता है दोस्तों कि ये जो अब करंट है, जो सर्कुलेटिंग करंट के नाम से जानते हैं, जिसको भंवर करंट कहते हैं, वो करंट क्या करेगा, वो उष्मा उत्पन्न करता है, हीट उत्पन्न करता है। और जब हीट उत्पन्न करती है तो ये जो दो पत्तियों के बीच में दोस्तों जो एयर गैप है, दो पत्तियों के बीच में जो एयर गैप है, उसी एयर गैप के
माध्यम से जो उष्मा उत्पन्न हो रही है वो उष्मा बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों किस लिए लेमिनेट किया गया है? हीटिंग को समाप्त करने के लिए। दोस्तों हीटिंग ही भंवर यानी कि जो हमारी भंवर धारा होती है ये किस रूप में होती है? तो ये हीटिंग के रूप में होती है। इसका जो आंसर होगा हीटिंग के रूप में इसका आंसर होगा। तो दोस्तों इस चीज को आप अपने नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिए। क्लियर है दोस्तों? डायरेक्ट यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि स्टार्टिंग टॉर्क उच्च प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के कैपेसिटर को काम में लिया जाता है? ऑप्शन है कि निम्न मान, अति निम्न मान, उच्च मान, शॉर्ट सर्किटेड या ओपन सर्किट। दोस्तों इसका आंसर होगा कि उच्च मान। दोस्तों अपने नोटबुक के कोने में लिख के रखिएगा दोस्तों कि जो हमारी स्टार्टिंग टॉर्क है, इस स्टार्टिंग टॉर्क को अगर आपको बढ़ाना है तो कैपेसिटर मान को उच्च रखना होगा। कैपेसिटर में दोस्तों ऐसा क्या होता है कि टॉर्क बढ़ जाता है? तो ध्यान से सुनिएगा, जब हम करंट देखिएगा इसमें जब ये एक वायर है, इसमें दोस्तों जब इसको फेज वायर से कनेक्ट करते हैं तो इसमें धारा का जो प्रवाह है इसमें करंट प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाता है इस रूप से। और दोस्तों इसी में मेन करंट भी होती है और इसी में सप्लाई वोल्टेज भी होती है। और दोस्तों ये जो इलेक्ट्रिकल रूप से यानी कि विद्युतीय रूप से ये दोस्तों इन फेज होता है, इन फेज होते हैं। अगर इसमें इंडक्टेंस का मान दोस्तों अधिक होगा तो इसका जो फेजर डायग्राम होता है वो इस प्रकार से होगी, यानी कि सप्लाई वोल्टेज यहां आ जाएगी और मेन करंट यहां आ जाएगी। इन दोनों के बीच में दोस्तों 90 डिग्री का अंतर हो जाएगा। इसके वजह से जो टॉर्क है ना इसमें बहुत प्रभाव पड़ता है। इस करंट को हमें यहां लाना है, यानी कि दोस्तों वोल्टेज से आगे लाना है तो हम उच्च मान का कैपेसिटर जोड़ते हैं, जिससे कि स्टार्टिंग टॉर्क भी बढ़ जाती है, मोटर सेल्फ स्टार्ट भी हो जाती है और मोटर का पावर फैक्टर भी सुधर जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इस क्लास को शेयर करते रहिएगा और लाइक भी करते रहिएगा साथ ही साथ। क्लियर है? यदि इंडक्शन मोटर को कैपेसिटर स्टार्ट विधि द्वारा सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है तो पावर फैक्टर का मान कितना होता है? दोस्तों सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है ना, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, यानी कि ये स्वतः चालू नहीं होती है। इसको चालू करने के लिए दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग और कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है ना। अगर आपसे एग्जाम में दोस्तों कभी पूछ ले कि कैपेसिटर को किस लिए लगाते हैं, और जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है ना, जिसको हम सहायक वाइंडिंग के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, इसको कभी कभी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है ना, ऑक्सिलरी वाइंडिंग के नाम से भी पूछ लेता है। तो ये सारे नाम सहायक वाइंडिंग यानी कि दोस्तों जो हम मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए लगाते हैं वो सब यही वाइंडिंग है। तो इसकी मदद से मोटर को हम सेल्फ स्टार्ट बनाते हैं। लेकिन जब हम कैपेसिटर के माध्यम से इस मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाते हैं तो पावर फैक्टर का मान कितना होता है? अब ध्यान देना दोस्तों, सिंगल फेज इंडक्शन जो मोटर होती है उसका पावर फैक्टर 0.6 होती है ना। लेकिन जब हम कैपेसिटर लगाते हैं तो ये 0.6 से ये 0.7 से लेकर 0.8 लैग हो जाती है ना दोस्तों। इस पश्च का मतलब होता है लैगिंग। लैगिंग दोस्तों ये कहां से आया कि जो मैंने आपको बताया था कि यहां पे होती है हमारी सप्लाई वोल्टेज और ये है मेन करंट, इनके बीच में दोस्तों जो 90 डिग्री का अंतर आ रहा है ना, यानी कि करंट है ये लैग कर रही है। करंट को हमेशा दोस्तों आगे होना चाहिए, लेकिन ये करंट अगर वोल्टेज से पीछे हो गया तो उसको कहते हैं लैग करना। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि दिए गए निम्नलिखित विकल्पों में से होइस्ट में किस प्रकार के मोटर का प्रयोग किया जाता है ना। तो इसका आंसर होगा दोस्तों रिपल्सन मोटर। ध्यान दीजिएगा, जो रिपल्सन मोटर होती है उसको हम कहां करते हैं प्रयोग? होइस्ट में।
नोट कीजिएगा दोस्तों अपने नोटबुक में कि होइस्ट में हम रिपल्सन इंडक्शन मोटर का प्रयोग करते हैं, वो भी सिंगल फेज प्रकार का, है ना। सिंगल फेज प्रकार के रिपल्सन मोटर को हम होइस्ट में काम में लेते हैं। अगला ऑप्शन है दोस्तों कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का प्रयोग कहां पे करते हैं, तो आप लिखिएगा दोस्तों एसी में, है ना, जिसको आप एयर कंडीशनर कहते हैं। एयर कंडीशनर में कौन सी मोटर होती है, तो वो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है। फिर रिपल्सन मोटर में दोस्तों जो आपने देखा होगा लेथ मशीन, है ना, जो लेथ मशीनें होती हैं, इस मशीन में स्लिप रिंग मोटर का प्रयोग करते हैं। और जो हमारी 3 फेज की इंडक्शन मोटरें होती हैं, इसको हम लिफ्ट में, इसको हम कहां प्रयोग करते हैं, लिफ्ट में। आपने देखा होगा दोस्तों अक्सर मॉल के अंदर सबसे ज्यादा लिफ्ट यूज किया जाता है और मेट्रो स्टेशन में, तो उस लिफ्ट में कौन सी मोटर होती है, 3 फेज की इंडक्शन मोटर, है ना। 3 फेज की इंडक्शन मोटर में कौन सी, तो दोस्तों अगर इतना डीप में पूछ ले तो आप लिखना 3 फेज की जो हमारी सिंक्रोनस इंडक्शन मोटर होती है ना, जो सिंक्रोनस मोटर होती है उसी मोटर का प्रयोग करते हैं। और कैपेसिटर रन मोटर जो है, ये कैपेसिटर रन मोटर दोस्तों नोट कीजिएगा रेफ्रिजरेटर में हम इसको प्रयोग करते हैं। क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों अपने नोटबुक में नोट करके रखिएगा कि रिपल्सन मोटर ही है वो मोटर जो होइस्ट में काम में लेते हैं, है ना। आजकल शेडेड पोल मोटरें किस एचपी तक की डिजाइन की जाती हैं। अब ध्यान देना दोस्तों कि जो हमारी शेडेड पोल मोटर है ये सिंगल फेज प्रकार की मोटर है ना, सिंगल फेज प्रकार की मोटर है। लेकिन दोस्तों कमाल की बात है कि ये सेल्फ स्टार्ट प्रकार की इंडक्शन मोटर होती है, जो कि सिंगल फेज होने के बावजूद भी, है ना दोस्तों। इस मोटर की एक सबसे बड़ी खासियत है कि ये फ्रीक्वेंट दोस्तों ऑन नहीं होती है। नोट कीजिएगा ये फ्रीक्वेंट चालू नहीं होती है। सप्लाई देने के दोस्तों कुछ सेकेंड बाद ये अपना वर्क करना स्टार्ट करती है। ये इसकी सबसे बड़ी दोस्तों विशेषता है। इसीलिए इसको हम रोबोट्स में प्रयोग करते हैं। कहां पे, रोबोट्स में इसको हम प्रयोग करते हैं। और ये जो मोटरें होती हैं ये 0.1 एचपी तक की मोटरें ये बनाई जाती हैं। इससे अधिक मोटरों को नहीं बनाया जाता। और दोस्तों इसका सबसे अधिक प्रयोग अगर पूछ ले तो आप लिखेगा खिलौनों में सबसे ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दोस्तों इसका जो करंट है, टॉर्क है ना, जो टॉर्क का मान होता है ये दोस्तों बहुत ही कम होती है। इसका स्टार्टिंग टॉर्क अति निम्न स्टार्टिंग टॉर्क होती है ना, जो कि शेडेड टॉर्क के माध्यम से ये सेल्फ स्टार्ट होती है। नेक्स्ट देखिएगा कि हिस्टेरेसिस मोटर के लिए किस प्रकार के पदार्थ का प्रयोग कर रोटर को तैयार किया जाता है। वो है दोस्तों क्रोम स्टील, है ना। कौन सी मोटर होगी, वो है क्रोम स्टील। इसी के द्वारा हिस्टेरेसिस मोटर का रोटर तैयार किया जाता है। ध्यान देना दोस्तों जो हिस्टेरेसिस मोटर होती है इसमें हिस्टेरेसिस टॉर्क होती है ना, इसमें हिस्टेरेसिस नाम से एक टॉर्क होती है। यही टॉर्क मोटर को दोस्तों, मोटर के अंदर जो रोटर लगी हुई है उस रोटर को घुमाने का यही काम करती है हिस्टेरेसिस टॉर्क। यानी कि इसमें जो हिस्टेरेसिस हानि है ना, हिस्टेरेसिस दोस्तों जो हानि होती है, हिस्टेरेसिस प्रभाव, उसी के माध्यम से हिस्टेरेसिस टॉर्क उत्पन्न होती है। और इसमें जो रोटर प्रयोग किया जाता है वो क्रोम स्टील का रोटर होता है। इसमें ध्यान देना ये जो रोटर होती है इसमें दोस्तों किसी भी प्रकार की वाइंडिंग का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्लियर। अब देखना दोस्तों जो कार्बन स्टील है इसका प्रयोग हम कहां पे करते हैं, तो कार्बन स्टील का दोस्तों हम प्रयोग करते हैं फाइल बनाने के लिए, है ना दोस्तों, जिसको आप अपने भाषा में रेती कहते हैं। उसी रेती कार्बन स्टील से ही तैयार की जाती है। एसिड स्टील का प्रयोग नोट कीजिएगा दोस्तों, इसको हम पोल फेस बनाने के लिए, है ना, पोल फेस बनाने के लिए हम एसिड स्टील का प्रयोग करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों ये होती है हमारी पोल। इस पोल का ये जो फेस आपको नजर आ रहा है, ये वाली दोस्तों, ये वाली जो एरिया है ये पोल का फेस है ना। ये रिबिट के द्वारा अलग से लगाया जाता है पोल पे। और दोस्तों इसका काम क्या होता है पोल फेस का, तो नोट कर
करना, वाइंडिंग का ठहराव रोकने के लिए, है ना, वाइंडिंग को ठहराव प्रदान करने के लिए पोल फेस का प्रयोग करते हैं, जो कि एसिल्ड स्टील का तैयार किया जाता है। मोटर का जो एंड प्लेट होती है ना, मोटर का दोस्तों जो एंड प्लेट होती है, उस एंड प्लेट को माइल्ड स्टील से ही बनाई जाती है। नेक्स्ट है कि कास्ट स्टील का प्रयोग कहां पे करते हैं, तो आप लिखना, जो बड़े आकार की मोटरें होती है ना, जो बड़ी मोटरें होती हैं, इन मोटरों की दोस्तों स्टेटर बनाने के लिए, है ना, स्टेटर या फिर बॉडी बनाने के लिए कास्ट स्टील का प्रयोग करते हैं। तो नोट करते चलिए दोस्तों, और इस क्लास को साथ ही साथ शेयर करते रहिए, और दोस्तों इस अपने दोस्तों के पास इस क्लास को आप जरूर से जरूर शेयर कीजिए। देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में वह कौन सी मोटर है जो अलग अलग भार पर स्थिर रेगुलेशन प्रदान करती है। दोस्तों वो होगी हमारी रिपल्सन इंडक्शन मशीन। अब सुनना दोस्तों, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट को आप समझना कि इस मोटर में दोस्तों दो प्रकार की वाइंडिंग होती है। एक तो रोटर में वाइंडिंग होती है स्क्वायरल केज प्रकार की, और स्टेटर में वाइंडिंग होती है। जब मोटर को दोस्तों स्टार्ट किया जाता है तो जो मोटर के रोटर में स्क्वायरल केज प्रकार की वाइंडिंग किया गया है दोस्तों, उस वाइंडिंग में से क्या होता है, उसका जो रिएक्टेंस का मान है ना, जो रिएक्टेंस का मान है दोस्तों बहुत अधिक होता है, रिएक्टेंस का मान उच्च होता है, जिसकी वजह से मोटर तो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है ना, इस मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है दोस्तों वो अति निम्न होता है, बहुत ही कम होती है। उस समय मोटर रिपल्सन मोटर की तरह स्टार्ट होती है। फिर जब मोटर का रोटर दोस्तों 70 से 80% स्पीड पर घूमने लगती है, तो फिर जो स्टेटर वाइंडिंग किया गया है और रोटर में जो वाइंडिंग किया गया है, इन दोनों वाइंडिंग का जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स दोस्तों आपस में जुड़ जाते हैं और एक मजबूत टॉर्क, है ना, और एक मजबूत टॉर्क बनाते हैं, जो कि रोटर को दोस्तों हाई स्पीड से घुमाने लग जाता है। अब ध्यान से सुनना दोस्तों कि जब ये हाई स्पीड से घुमाने लगती है तो उस वक्त क्या होता है कि जब आप लोड को चेंज करेंगे ना, लोड को दोस्तों अगर आप बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे तो इसके स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो इसका टॉर्क है बहुत ही हैवी और स्ट्रॉन्ग है, जो लोड को दोस्तों आराम से घुमा सकता है ना। तो इसका रेगुलेशन का दोस्तों बहुत स्थिर रेगुलेशन होती है रिपल्सन इंडक्शन मोटर को। और जो रेगुलेशन होता है ये क्या चीज होती है दोस्तों, जो रेगुलेशन है ना वो चीज है कि अगर मोटर मान लीजिए आपका रोटर 1500 आरपीएम पे घूम रही है, तो अगर आप लोड बढ़ाते हैं तो उसका 1 मिनट में जो 1500 आरपीएम घूम रही है, तो इसका जो आरपीएम है घूमने का दोस्तों जो स्पीड है वो कम नहीं होता है, यही होती है रेगुलेशन। अगर दोस्तों स्थिर रेगुलेशन है तो स्पीड डाउन नहीं होगी, अगर दोस्तों खराब रेगुलेशन है तो फिर स्पीड डाउन हो जाएगी लोड जैसे ही आप चेंज करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है कि 75% स्पीड प्राप्त कर लेने पर कम्यूटेटर के सभी सेगमेंट शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, वह कौन सा मोटर होगा दोस्तों, वह मोटर है रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। ये दोस्तों आपके सामने डायग्राम है, इस डायग्राम की मदद से आप दोस्तों बिल्कुल समझ जाएंगे। अब देखिएगा यहां से मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। देखिए दोस्तों यह है एक कम्यूटेटर, मोटर के अंदर में जो कम्यूटेटर होता है दोस्तों वो वाले हिस्सा है ये, ठीक है ना। यानी कि ये जो सफेद कलर के दिखाई दे रहे हैं और इन सफेद कलर के बीच में दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि जो गोल्डन कलर का दिखाई दे रहा है ये क्या है, कम्यूटेटर है। अब ध्यान से अगर देखेंगे तो यहां पे आपको स्प्रिंग दिखाई देगी। ये देखिए हर एक कम्यूटेटर के सेगमेंट से अलग अलग स्प्रिंग निकली हुई है। क्या है, अलग अलग स्प्रिंग निकली हुई है। तो दोस्तों इस स्प्रिंग का काम क्या है, अब सुनिए कि जब मोटर 75% स्पीड पे घूमने लगती है ना, तब क्या होता है कि मोटर में दोस्तों एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न होता है। और ये फोर्स कहां अप्लाई होता है,
इस रिंग में, है ना, कहां पे, इस स्प्रिंग में वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होती है और ये फोर्स क्या करती है, स्प्रिंग को दोस्तों दबा देती है और दबाने से ये अभी अभी अलग अलग है और दबाने से क्या होता है कि ये पूरा एक में चिपक जाती है स्प्रिंग और कम्यूटेटर के जितने भी सेगमेंट्स है, कम्यूटेटर के खंड हैं, वो सब के सब क्या हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं। तो इतनी सी ध्यान बात आप बिल्कुल रखना, है ना। दोबारा सुनना दोस्तों कि जो रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर है, जब उसका रोटर 75% स्पीड पे घूमने लगती है तो जो कम्यूटेटर है दोस्तों, कम्यूटेटर के हर एक खंड से एक सेपरेट यानी कि अलग अलग स्प्रिंग लगी हुई है। जब रोटर 75% स्पीड पे घूमने लगती है तो मोटर के अंदर से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न होता है, वो फोर्स अप्लाई होता है इस स्प्रिंग पे। स्प्रिंग सिकुड़ के दोस्तों एक जगह इकट्ठी हो जाती है और इकट्ठा होते ही कम्यूटेटर के सारे सेगमेंट आपस में शॉर्ट हो जाते हैं, है ना। तो दोस्तों इसका आंसर ये होगा रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर में किस प्रकार के रोटर स्टेटर का इस्तेमाल किया जाता है। वो है दोस्तों सेलिएंट प्रकार का रोटर, है ना, सेलिएंट प्रकार का दोस्तों इसका स्टेटर होती है। अगर आपसे ये पूछ देना कि रोटर किस प्रकार का होता है तो आप लिखना दोस्तों जो इसमें रोटर प्रयोग की जाती है सेलिएंट प्रकार का, है ना, सेलिएंट प्रकार का भी हो सकता है और इसी के साथ में वो सिलेंड्रिकल आकार का भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल, यानी कि सेलिएंट और सिलेंड्रिकल दोनों प्रकार के दोस्तों रोटर हो सकता है, लेकिन स्टेटर केवल सेलिएंट प्रकार का ही स्टेटर होगा, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सेलिएंट प्रकार का। अब सुनना दोस्तों, जो परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर होती है इसको सप्लाई कैसे दिया जाता है तो लिखना जो इलेक्ट्रॉनिक होती है ना, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, नोट कीजिएगा दोस्तों अपने नोटबुक में कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के माध्यम से दोस्तों एसी पावर को, जो हमारे पास सिंगल फेज की एसी पावर है, इसको कन्वर्ट कर देते हैं डीसी में, फिर इस डीसी को दोस्तों एसी में कन्वर्ट करते हैं। अब इस एसी को स्टेपर मोटर को इनकम देते हैं, यानी कि इनकमिंग सप्लाई देते हैं इस एसी को। ऐसा किस लिए किया जाता है तो सुनना दोस्तों, ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो सिंगल फेज की सप्लाई होती है इसमें फ्रीक्वेंसी का मान 50 हर्ट्ज होती है, यानी कि जो ये साइन वेव बन रहा है ना, तो एक सेकेंड में दोस्तों ऐसे ऐसे साइन वेव 50 साइन वेव तैयार होंगे। तो इस साइन वेव को कंट्रोल करना है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का प्रयोग करके हम सिंगल फेज एसी को डीसी में बदलते हैं, फिर से इस डीसी को एसी में बदलते हैं। ऐसा करने से दोस्तों इसकी जो तरंग है इसको कंट्रोल किया जा सकता है और कंट्रोल किया जाता है, और फिर इस कंट्रोलेड एसी को हम फिर परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर को इनकमिंग सप्लाई देते हैं, फिर ये काम करना स्टार्ट करती है। क्लियर है। तो दोस्तों ये रहा इसकी विशेषता। और आपसे कभी ये पूछ लेना कि जो सिंगल केज और डबल केज रोटर है इसका प्रयोग कहां पे करते हैं, तो आप लिखिएगा दोस्तों इसको, जो 3 फेज मोटर होती है, 3 फेज प्रकार की जो इंडक्शन मोटर होती है ना, इसी में हम इस प्रकार के रोटर का प्रयोग करते हैं। अगर दोस्तों पूछ ले कि किस उद्देश्य से करते हैं तो आप लिखेगा कि जो इसका स्टार्टिंग टॉर्क है, स्टार्टिंग टॉर्क को दोस्तों बढ़ाने के लिए, स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए डबल केज और सिंगल केज रोटर का प्रयोग करते हैं। फिर दोस्तों वाउंड रोटर का प्रयोग कहां पे करते हैं तो आप लिखेगा इसको हम स्लिप रिंग मोटर में करते हैं, है ना, स्लिप रिंग मोटर के अंदर हम वाउंड रोटर का प्रयोग करते हैं। और सिलेंड्रिकल प्रकार का दोस्तों कहां पे करते हैं तो आप लिखेगा इसका हम सिंक्रोनस मोटर में, कहां पे, सिंक्रोनस मोटर में रोटर के रूप में जो रोटर होती है वो सिलेंड्रिकल आकार की रोटर होती है। क्लियर दोस्तों, ये रहा आपका पूरा दोस्तों इसका डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबमर्सिबल पंप किस मोटर का किस्म है, वो है दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल पंप का। किसका? सबमर्सिबल पंप सेंट्रीफ्यूगल पंप का ही प्रकार होता है। अब सुनना दोस्तों, जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है इसकी क्या कमाल की विशेषता है कि दोस्तों आपने घर पे जरूर देखा होगा एक पंप जो पानी निकालने के दोस्तों काम आती है। आप क्या करते हैं कि उसमें सेक्शन पाइप लगे होते हैं, उस सेक्शन पाइप में आप पानी डालते हैं, फिर उसमें लगे फुटबॉल को आप
पानी में रखते हैं और स्विच ऑन करते हैं, मोटर पानी निकालना स्टार्ट करती है। लेकिन दोस्तों उसका बिल्कुल उल्टा होता है सबमर्सिबल पंप में। यह क्या करता है, यह भी पानी निकालती है लेकिन इसमें सेक्शन पाइप नहीं लगा होता है। और दोस्तों इसकी और एक विशेषता है कि इसमें पानी भरने की पहले से कोई जरूरी नहीं है, यानी इसको प्राइम मूवर की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको दोस्तों इसमें जो चूसण पाइप लगी होती है वो दोस्तों क्या होता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई पानी की आवश्यकता नहीं होती। आप उस पाइप को पानी में डालिए, स्विच ऑन करिए, अपने आप ये पानी निकालना स्टार्ट कर देगी। तो दोस्तों इस प्रकार से इस पंप की विशेषता होती है। क्लियर है। और दोस्तों ये जो सर्वो पंप होती है ना, लिखना, ये 2 फेज प्रकार की मोटर होती है। कितने फेज की? ये 2 फेज प्रकार की मोटर होती है ना। और यूनिवर्सल मोटर दोस्तों एसी पावर और डीसी पावर दोनों पे कार्य करने के लिए इसको बनाया गया है। क्लियर। तो ये रहा दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब दोस्तों इस क्लास को आप शेयर अधिक से अधिक करिए और दोस्तों इस क्लास को लाइक करिए, है ना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों नहीं किया होगा तो आपको सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। दोस्तों आगे आने वाले टाइम पे हम आपको दोस्तों बहुत कुछ देने वाले हैं, बहुत कुछ स्टडी मटेरियल देने वाले हैं दोस्तों, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो दोस्तों कल सुबह हम एक नए टॉपिक के साथ और नए क्वेश्चनों के साथ हम आपके सामने दोस्तों आएंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।